हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नीट पीवाईक्यू सीरीज और इस सीरीज में हम फिजिक्स के फ्रॉम द ईयर 2008 टू द ईयर 2024 नीट या फिर एआईपीएमटी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। क्लास 11th एंड क्लास 12 की फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं हम हर चैप्टर से बिलोंग करने वाले नीट या फिर एआईपीएमटी में जो भी 2008 टू 2024 जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज इस सीरीज में करने वाले हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं भी है तो भी आपको मेरे द्वारा समझाए जाने वाले किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को समझाने के लिए उतनी थ्योरी यूज करूंगा कि आप बिल्कुल हर सवाल को बहुत अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। और इसीलिए आप इस सीरीज का बहुत फायदा उठाइएगा। आपकी नीट की तैयारी को लेकर के आप बिल्कुल एडवांटेज लीजिएगा, जिसकी मदद से आप नीट में एक्सेप्शनल स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में। इस वीडियो में हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट के 2008 टू 2024 हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, एकदम ध्यान से सीखिएगा। पहला क्वेश्चन है जो कि एआईपीएमटी ईयर 2008 के प्रीलिम्स में आया हुआ था। क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। हमको इस क्वेश्चन में टोटल 5 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है और हमको यह बताना है कि इन पांचों में से किन दो फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन होगा। तो आपको करना क्या होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन पांचों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को लिखना होगा और आपको देखना होगा कि किन दो क्वांटिटीज के डायमेंशंस मैच हो रहे हैं। तो जो भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस मैच हो जाएंगे वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर सभी के सभी पांचों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को लिखते हैं। इसमें पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारी है एनर्जी डेंसिटी, सेकेंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्ड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्थ है यंग्स मॉडुलस एंड फिफ्थ है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो इन पांचों की पांचों क्वांटिटीज का हमें सबसे पहले डायमेंशन लिखना होगा। तो सबसे पहले हम एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन को लिखते हैं। देखिए एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी की जानकारी आप क्लास 12th में सीखते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं ये दोनों फील्ड एनर्जी कैरियर होती हैं। तो स्पेस में जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वहां पर इन फील्ड्स के द्वारा एनर्जी कैरी की जाती है और इनके द्वारा की या कैरी की जाने वाली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर आप एनर्जी के डायमेंशन से या डायमेंशनल फॉर्मूले से वॉल्यूम के डायमेंशनल फॉर्मूले को डिवाइड कर दें तो डेफिनेटली आपको एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल ही होता है। वर्क एंड एनर्जी बोथ मोर और लेस सेम तरह की क्वांटिटीज होती हैं और इसीलिए आप एनर्जी की जगह में वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिससे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्पीड है थोड़ा हाई हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और उसकी मदद से आप थोड़ा समय बचा पाएंगे। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 एंड वॉल्यूम होता है साइड क्यूब और इसीलिए वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l टू द पावर 3। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2। और इस तरीके से मुझको पहली फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका है। सेकेंड है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी हम रे ऑप्टिक्स में सीखते हैं इन द आर्टिकल रिफ्रैक्शन और हम जानते हैं स्नेल्स लॉ से कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो होती है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के रेशियो के इक्वल होता है, मीन साइन आई बाय साइन आर को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। इसके लिए हम m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0 लिखेंगे। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी जानकारी हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में सीखते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी मीडियम के थ्रू
इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करते हैं तब उस केस में उस मीडियम से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होती है उस वैल्यू से जो फील्ड आपने अप्लाई की हुई होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मीडियम डिपेंडेंट फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम डिपेंडेंट फील्ड है। तो अगर आपने मान लिया जाए कहीं पर कुछ फील्ड अप्लाई किया एंड लेट अस से आपने जो फील्ड अप्लाई किया है वो है ई नॉट, लेकिन उस मीडियम से पास होने वाली फील्ड की वैल्यू अगर ई है देन अप्लाइड फील्ड अपॉन रिजल्टेंट फील्ड को ही हम उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और क्योंकि यहां पर भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो इक्वल क्वांटिटीज के रेशियो के इक्वल है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक, अब बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की। तो जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है गामा इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। करेक्ट। नाउ डिनोमिनेटर में जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि डेल्टा एल बाय एल के डायमेंशन की बात करें तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारी स्ट्रेन है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। परफेक्ट। अब बात करते हैं फोर्स अपॉन एरिया की। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। एंड बात करें अगर एरिया की तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l टू द पावर 2। तो इसे सॉल्व करने से हमें मिलने वाला है m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो एनर्जी डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले मैच हो चुके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का भी तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बेसिकली वो डायमेंशनलेस है बट वो मैच कर रहे हैं। बट यहां पर हमको बोला है कि किनका डायमेंशन मैच करेगा। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की बात करूं तो ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इनकी तो बात हमको करनी नहीं थी। तो अगर हम देखें तो एनर्जी डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले क्योंकि मैच हो रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए हमारा आंसर ए एंड डी हो जाएगा। आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूले को निकालने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि दो ही क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन मैच होने वाले हैं, और क्योंकि मुझे वो दो क्वांटिटीज मिल चुकी है मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूले को ऑब्टेन करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा एग्जाम में, जिससे मैं ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाऊं। परफेक्ट। तो यहां पर हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए एंड डी। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन फोर्थ में ए एंड डी हमारा आ रहा है और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। परफेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी एआईपीएमटी प्रीलिम्स 2008 में ही आया था। क्वेश्चन है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज। ऑल राइट, देखिए यहां पर जो एक स्फीयर को मेजरमेंट करने के दौरान रेडियस में आने वाला एरर है वो 2% है, एंड जो 2% है, जो 2% वो काफी छोटा एरर है। और स्मॉल एरर के केस में आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। वो शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। लेट अस से हमारे पास एक क्वांटिटी है z विच इज इक्वल टू सपोज a टू द पावर m b टू द पावर n अपॉन c टू द पावर p। सपोज एक ऐसी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी z है जिसको a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n डिवाइडेड बाय c टू द पावर p से हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तब अगर a b एंड c के मेजरमेंट में आने वाला एरर अगर स्मॉल हो अप टू 5% हो, अप टू 5% अगर स्मॉल एरर हो, तब उस केस में हम डेल्टा z बाय z इंटू 100 मीन्स z के मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर होगा वो होता है m टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a इंटू 100। दैट मीन्स डेल्टा a बाय a इंटू 100 हमारे a के मेजरमेंट का परसेंटेज एरर है, इंटू पावर m जो हमारे a का था वो करना होता है, प्लस n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b प्लस p टाइम द मेजरमेंट और द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ c। और याद रखें हमेशा भले मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो, परसेंटेज एरर को हमेशा जोड़ा जाता है, और इस पर्टिकुलर वे में आप डेफिनेटली एरर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की।
तो एक स्फीयर के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 4/3 पाई के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है। 4/3 इंटू पाई एक कांस्टेंट है जिसमें कोई एरर नहीं है, और इसीलिए 4/3 पाई के परसेंटेज एरर की वैल्यू 0 है। और अगर मैं 0 को आर के परसेंटेज एरर के साथ जोड़ भी दूं तो 0 को किसी भी क्वांटिटी से जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए 4/3 पाई को लेकर के हमें कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वे में इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। सो फाइनली 3 टाइम्स ऑफ। नाउ हमको बोला है कि रेडियस को मेजरमेंट करने के दौरान जो परसेंटेज एरर की वैल्यू आई थी वो 2% थी, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की जगह में मुझे 2% लिख देना चाहिए। सो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 6%। तो 6% अगेन ऑप्शन फोर्थ में ही है, और इसीलिए ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि AIPMT प्रीलिम्स 2009 में आया था। क्वेश्चन कहता है इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय दिस देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो हमको बोला है कि एक क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c है, और हमको यहाँ पर ऑप्शंस में ए बी एंड सी की वैल्यूज गिवन है। तो बताना है कि कौन से केस में हमारा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। तो अगर वेलोसिटी है तो ए बी सी की वैल्यूज गिवन है, एक्सीलरेशन है तो भी अब हमें ए बी एंड सी की वैल्यूज गिवन है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो काम करते अपन सबसे पहले वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो वेलोसिटी तो डिस्टेंस अपॉन और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो मास पे तो वेलोसिटी डिपेंड करती नहीं, एल टू द पावर 1 हो जाएगा, टी टू द पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं कंपेयर करूं तो उस एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर करने से मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं कि ए की वैल्यू हो जाएगी 0, बी की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी -1। तो देखिए यहाँ पर मैच हो रहा है क्या, तो यहाँ पर मेरी ए की वैल्यू 0 आ रही है, बट यहाँ पर ए की वैल्यू 1 गिवन था, तो ऑप्शन 1 तो नहीं होने वाला। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 होता है। आपको कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा ना, आप हर क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को ऑब्टेन करने में काफी समय दे बैठेंगे। तो कुछ क्वांटिटीज का, कुछ बेसिक क्वांटिटीज का एटलीस्ट आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू आ रही है 0, b की वैल्यू आ रही है 1 एंड c की वैल्यू आ रही है -2। तो अगर मैं देखूं तो एक्सीलरेशन में भी a की वैल्यू 1 गिवन है, बट एक्चुअल में आ रही a की वैल्यू 0, सो ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 3 की। तो इसमें हमें फोर्स गिवन है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। अब चेक करते हैं, तो अगर मैं अब चेक करूं तो a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 1 एंड c की वैल्यू आ रही है -2। तो चेक करें तो अगेन इसमें अब a की वैल्यू 0 गिवन है, बट मेरी a की वैल्यू 1 आ रही है, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट नहीं है। अब फाइनली ऑप्शन 4 बचता है, जो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जहां तक प्रेशर का सवाल है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले से एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूले को डिवाइड करना होगा। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लेंथ टू द पावर 2, तो डिनोमिनेटर में l टू द पावर 2 रखूंगा तो न्यूमरेटर में वो l टू द पावर -2 होगा, एंड l टू द पावर 1 ऑलरेडी है। तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला m टू द पावर 1, l टू द पावर -1, t टू द पावर -2। सो फाइनली a की वैल्यू आ रही है मेरी 1, b की वैल्यू आ रही है मेरी -1 एंड c की वैल्यू आ रही है मेरी -2। तो चेक करूं तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -2। ऑब्वियसली ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। मैंने हर सवाल के आंसर को ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, ताकि आप मेरे समझाने के पहले भी खुद से क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट ले सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आंसर मैच हो जाए तो आप अगले सवाल की तरफ मूव कर जाइए, ना हो तो आप मेरे सॉल्यूशन को रेफर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2010 में आया हुआ है, एंड क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इच। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी का ही फॉर्मूला होता है। जो एनर्जी डेंसिटी होती है कैरिड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
उसी का एक्सप्रेशन हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो मैं बता दूं कि जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इट इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी में ऑलरेडी आपको अभी बताया था होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और डेफिनेटली एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2 एंड वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l⁻3। सो फाइनली मिलने वाला है m⁻1 l⁻−1 t⁻−2, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो आप मैच करवा लीजिए। सो m⁻1 l⁻−1 t⁻−2 ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT मेंस 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन फ्री फॉल of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage errors in the measurement of the distance and time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimation of g is. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको काइनेमेटिक्स की भी मदद लेनी पड़ेगी इक्वेशन लिखने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने फ्री फॉल के दौरान एक बॉडी के द्वारा डिस्टेंस कितनी कवर की गई थी किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो उसने मेजरमेंट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उसने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेजर करने की सोची। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या मापा है, डिस्टेंस मापा है। कब, टाइम टी में, है ना। तो डेफिनेटली हमें एक ऐसी इक्वेशन को यहाँ पर यूज करना होगा जहां पर हम डिस्टेंस को टाइम के साथ रिलेट कर पाए, एंड अगेन वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी जिक्र हो। तो वर्टिकली जब एक बॉडी फ्री फॉल करती है तब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जी टी स्क्वायर यहां पर लिखना चाहिए मुझे। तो अगर एक बॉडी के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैं सिंबल y से शो करूं तो फ्री फॉल के दौरान बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट होती है, और उस दौरान उसके वर्टिकल डायरेक्शन में कवर किए जाने वाले डिस्प्लेसमेंट या फिर यूनिफॉर्मली अगर नीचे ही आ रही है तब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहां पर मैं y को डिस्टेंस भी कह सकता हूं, क्योंकि अगर बॉडी सिर्फ नीचे की तरफ ही मूव की है तब जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वही डिस्टेंस की भी वैल्यू होगी। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से आप डेफिनेटली फ्री फॉल के दौरान टी टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी तो u की वैल्यू को 0 ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, u की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो y हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। फाइनली अगर मैं आपको g का एक्सप्रेशन पूछूं तो g कितना हो जाएगा, इट विल बी 2y अपॉन टी स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस एंड टाइम के मेजरमेंट के एरर की जानकारी दी गई है E1 एंड E2। तो कहता है कि जी के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो इसी वीडियो के पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, और उस शॉर्टकट फॉर्मूले में हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना सीखा था अगर हमें शामिल होने वाले अदर फिजिकल क्वांटिटीज के परसेंटेज एरर की जानकारी हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 विल बी इक्वल टू, नाउ 2 के मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं है, और इसके लिए 2 का जो परसेंटेज एरर है वो है 0, और 0 को अगर मैं y एंड टाइम के मींस डिस्टेंस एंड टाइम के परसेंटेज एरर के साथ जोड़ भी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 में तो कोई एरर ही नहीं है। तो फाइनली इसको मैं डेल्टा y बाई y इंटू 100 लिखता हूं, प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा t बाई t इंटू 100 लिखता हूं। तो g के मेजरमेंट में जो भी मेरा परसेंटेज एरर है वो इतना होगा। तो यहां पर बोला था कि डिस्टेंस के मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर है वो E1 है, तो डेल्टा y बाई y इंटू 100 की वैल्यू E1 हो गई, प्लस ट्वाइस ऑफ टाइम के मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर है वो E2 है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर E1 प्लस 2 E2 होगा। E1 प्लस 2 E2 ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2011 में आया है। कहता है द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ आर। तो देखिए मैं बता दूं कि ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का होता है। एक्चुअली आपको ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सिखाया जाता है। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में वो होती है c इक्वल टू 1 अपॉन
रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसी को मैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ भी लिख सकता हूं। तो डेफिनेटली ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है ये वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है। हालांकि वेलोसिटी लाइट की है बट है तो वेलोसिटी ही, और हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल टू द पावर 1 टी टू द पावर माइनस 1, और इसीलिए यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सो एल टू द पावर 1 टी टू द पावर माइनस 1, ऑप्शन फोर्थ एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT मेंस 2011 का है। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल in CGS system of units is 4 gram per centimeter cube. In a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be। देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूं। कह रहा है कि CGS सिस्टम में एक मटेरियल की डेंसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 4 है। अगर हम यहाँ पर एक न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करें जिसमें लेंथ की यूनिट 10 सेंटीमीटर के बराबर हो एंड मास की यूनिट 100 ग्राम के बराबर हो, तब उस न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हमारी डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो देखिए आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन के 3 एप्लीकेशंस बताए जाते हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, सेकेंड होती है टू डिड्यूस और डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, एंड थर्ड होती है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू अनदर। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे डायमेंशन के इसी थर्ड एप्लीकेशन पे ही बेस्ड है, जिसकी मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, यूनिट के कन्वर्जन के साथ क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता। क्वांटिटी का जो नेट वैल्यू होता है वो उतना ही होता है जितना पहले होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं। मान लिया जाए लेंथ की यूनिट SI सिस्टम में मीटर होती है, परफेक्ट, और अगर मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में मींस CGS सिस्टम में कन्वर्ट करूं तो कितना लिखूंगा मैं, तो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर में बड़ा कौन है या फिर छोटा कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? डेफिनेटली दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। 1 मीटर लेंथ की जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है 100 सेंटीमीटर भी लेंथ की उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका यह मतलब है यूनिट कन्वर्जन के साथ क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, ये एक अलग बात है कि दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिट के साथ वो अलग अलग है, बट जो क्वांटिटी की नेट मेजर्ड वैल्यू है उसमें किसी भी तरह का यहां पर हम बदलाव नहीं देखते। मीटर की तुलना में सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, तो छोटी यूनिट के साथ रहने वाला न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो देखो बड़ा है। तो आप जितनी छोटी यूनिट यूज करेंगे उस छोटी यूनिट के साथ शामिल होने वाली न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी, बट क्वांटिटी का जो नेट मान है, जो नेट वैल्यू है, जो नेट मेजर्ड वैल्यू है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। अगर आप किसी क्वांटिटी के यूनिट का कन्वर्जन कर भी रहे हो तो क्वांटिटीज के यूनिट के कन्वर्जन के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है, बट जो क्वांटिटी की जो नेट मेजर्ड वैल्यू है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेट 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो मुझे डेंसिटी दी है इन CGS सिस्टम इज इक्वल टू X यूनिट इन न्यू सिस्टम। जो यहां पर मुझे एक न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दिया है, उस न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में लेट हमारी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो X है। ठीक, नाउ अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी डेंसिटी होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विल बी m टू द पावर 1 L टू द पावर -3। हम जानते हैं डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L टू द पावर 3, जो न्यूमरेटर में L टू द पावर -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4 टाइम्स ऑफ m1 टू द पावर 1 L1 टू द पावर -3 इक्वल टू x इंटू m2 टू द पावर 1 L2 टू द पावर -3। इस तरह से इसको मैं लिखता हूं, और यहां पर जो सब्सक्रिप्ट 1 है वो CGS सिस्टम के लिए मैं यूज कर रहा हूं, और यहां पर जो सब्सक्रिप्ट 2 है वो मैं न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक,
नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, एक बार में आंसर आ जाएगा. सो इंप्लाइज दैट 4 इंटू, नाउ मास की जो वैल्यू होगी CGS सिस्टम में वो डेफिनेटली क्या होगी, ग्राम होगी. तो यहां पर मैं ग्राम का पावर 1 लिख देता हूं. और जो लेंथ है उसकी वैल्यू CGS सिस्टम में सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर टू द पावर -3 हो गया, विच विल बी इक्वल टू x टाइम. नाउ अब जो न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट गिवन है उसमें मास की जो वैल्यू है हमें 100 ग्राम गिवन है, तो यहां पर मुझे 100 ग्राम का पावर 1 कर देना चाहिए. तो यहां पर मैं लिख देता हूं 100 ग्राम टू द पावर 1 इनटू, और जहां तक लेंथ का सवाल है तो लेंथ की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर लेने को बोला गया है, तो यहां पर 10 सेंटीमीटर टू द पावर -3 करना पड़ेगा. सो 10 सेंटीमीटर टू द पावर -3 यहां पर मैंने लिख दिया. अब अगर आप देखोगे ग्राम टू द पावर 1 एंड ग्राम टू द पावर 1 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर टू द पावर -3 एंड सेंटीमीटर टू द पावर -3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर 10 टू द पावर -3 अभी भी बाकी है. सो इंप्लाइज दैट 4 इक्वल टू x इंटू, तो यहां पर बचा मेरे पास 100 इंटू, और यहां पर बचता है 10 टू द पावर -3. इसे मैं लिख सकता हूं x टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 4. सो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10 टू द पावर -1 इज 1/10 जो कि 4 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 40. सो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ रही है, 40. तो डेफिनेटली जो हमारी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू जो CGS सिस्टम में थी वो न्यू सिस्टम में x यूनिट बनने वाला है, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 40, और इसीलिए 40 ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2012 में आया हुआ है. क्वेश्चन है द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर. ऑल राइट, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं. कहता है कि एक डैम्पिंग फोर्स है, एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है और उसके ऑसिलेट होने के दौरान डेफिनेटली विस्कस फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स रही होगी, और उसी फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स कहा गया है. और इस डैम्पिंग फोर्स के कारण ऑसिलेशन के दौरान जो बॉडी की एम्पलीट्यूड होती है वो कम 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 होती चली जाती है. तो कह रहा है कि जो डैम्पिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो मैं लिख सकता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. तो डेफिनेटली यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट F इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स V. जहां पर जो मेरा कांस्टेंट K है ये मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया, तो मुझको इसकी यूनिट बतानी है. तो ठीक है, तो K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K का फॉर्मूला हो जाएगा F बाई V. तो जो K की यूनिट होगी वो डेफिनेटली F बाई V की ही यूनिट होगी. मैं आपको बता दूं जो रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटीज होता है वही रिलेशन उनके यूनिट्स के बीच में भी होता है. मतलब अगर K की वैल्यू F बाई V है तो K की यूनिट F की यूनिट अपॉन V की यूनिट ही होगी, है ना. और आपको ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए. तो यहां पर हम जानते हैं कि जो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 एंड T टू द पावर -2, है ना. तो उस हिसाब से मैं फोर्स की यूनिट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. परफेक्ट. डिवाइडेड बाय, जहां तक मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ के. यस और नो. देखिए हम ये भी जानते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई सिस्टम में वो न्यूटन होती है, बट यहां पर आप देखें चारों ऑप्शंस में कहीं पर भी न्यूटन का जिक्र नहीं है. मतलब हमको न्यूटन के टर्म्स में यहां पर जवाब नहीं देना था, हमको यहां पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही के की यूनिट बतानी थी. और इसीलिए मैंने फोर्स की यूनिट को न्यूटन न लिख करके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखा यूजिंग इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला. सो फाइनली आप देख सकते हैं मीटर एंड मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड एक सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू kg पर सेकेंड, और इसे मैं लिख सकता हूं kg इंटू सेकेंड टू द पावर -1. सो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा. ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन नीट 2013 में आया हुआ है. क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follows, that is P equal to A to the power 3, B to the power 2 upon CD. परसेंटेज एरर इन P इज. ऑलरेडी मैंने आपको आज की इस वीडियो में
इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सिखाया हुआ है। और मैंने बोला है कि अगर परसेंटेज एरर ऑफ द क्वांटिटी जो है वो स्मॉल रहे तब डेफिनेटली आप एक वे में p की परसेंटेज एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। और मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं लिख सकता हूं डेल्टा p बाई p इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ p विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस वन टाइम ऑफ डेल्टा c बाई c इंटू 100 प्लस वन टाइम ऑफ डेल्टा d बाई d इंटू 100। यस और नो? यहां पर अब बिल्कुल इस वे में p के परसेंटेज एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बात मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई हुई है ना। अब यहां पर देखिए 3 इंटू, नाउ a के मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर है वो 1 है, तो यहां पर 1% आ गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ b के मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, वो 2% है, तो यहां पर 2% आ गया, प्लस c के मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 3 है, एंड फाइनली d के मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर है वो 4% है। तो बस इसे सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। सो 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, सो फाइनली कितना आ रहा है, 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14%। सो 14% इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन 4 एकदम सही जवाब है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, डेल्टा ए को हम कहते हैं ए का मीन एब्सोल्यूट एरर, अपॉन ए करने से हमको मिलता है रिलेटिव एरर, इंटू 100 करने से हमें मिलता है परसेंटेज एरर, है ना। वैसे यहां पर डेल्टा पी के मेजरमेंट का मीन एब्सोल्यूट एरर है, अपॉन पी करेंगे डेल्टा पी के साथ तो हमको पी के मेजरमेंट का रिलेटिव एरर मिलेगा, इंटू 100 करने से हमको पी के मेजरमेंट का परसेंटेज एरर मिलता है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT 2014 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन कहता है इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस के कई एप्लीकेशन है, जिसमें एक एप्लीकेशन है टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, और इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ये सवाल बिलोंग करता है। अब डायमेंशन की मदद से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और किस तरह से किया जाता है उसको मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना हुआ है, जिसमें कौन कौन है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बट कहता है कि इन सातों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज न मानते हुए अगर हम फोर्स को, वेलोसिटी को एंड टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज लें, इनके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स लें, तब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलना चाहिए, मतलब मुझको मास को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं सिखाता हूं। सो लेट अस से दैट m डिपेंड्स ऑन f टू द पावर a, m डिपेंड्स ऑन v टू द पावर b एंड m डिपेंड्स ऑन t टू द पावर c। हम ये मान करके चलते हैं कि मास का फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम पे जो डिपेंडेंस है कुछ इस तरह से है। अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर सकता हूं। सो कंबाइन करने से मुझे क्या मिलेगा, m प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c। और अगर मैं एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोपोर्शनल साइन को मैं इक्वल साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, और फाइनली मुझे मिल जाएगा k टाइम्स ऑफ f टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c। यहां पर ध्यान रहे कि जो आप ये k देख पा रहे हैं, ये k एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। हम ये जानते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से कि मास का डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम पे ही होना चाहिए, और किसी भी क्वांटिटी पे मास का डिपेंडेंस इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, और इसीलिए k एक प्योर नंबर होना चाहिए, एक प्योर कांस्टेंट होना चाहिए जिसका कोई डायमेंशन ना हो। नाउ यहां पर मैं m लिख देता हूं, ठीक। नाउ एक कॉन्सेप्ट है हमारे डायमेंशन का जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। आपको बिल्कुल इस प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन पॉसिबल है। आप अलग अलग क्वांटिटीज को न तो ऐड कर सकते हो, न तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो,
ना तो कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का मतलब है ना आप उसे इक्वेट कर सकते हो, ना लेस देन ना ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हो, है ना। आपको बिल्कुल क्या याद रखना है कि सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन अलाउड है। आप मास के साथ लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, आप टेम्परेचर के साथ वर्क को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर आप टाइम के साथ इलेक्ट्रिक करंट को इक्वेट नहीं कर सकते। अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन अलाउड नहीं है, एडिशन अलाउड नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी अलाउड नहीं है। और यहां पर देखो एक इक्वल साइन आ रहा है, तो यहां पर डेफिनेटली एम एंड जो आरएचएस में आप देख रहे हैं क्वांटिटी, इसको मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा है एम की वैल्यू इसके बराबर है। तो अगर यहां पर कंपैरिजन है, अगर यहां पर एम एंड इस आरएचएस के बीच में इक्वल साइन है, तो डेफिनेटली ये दोनों सेम नेचर वाली क्वांटिटीज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला एलएचएस का होगा, एग्जैक्टली वही डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस का भी होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से मैं लिख सकता हूं द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के इंटू एफ टू द पावर ए वी टू द पावर बी इंटू टी टू द पावर सी। इस तरह से बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बस इनके अब डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं। तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, इट विल बी इक्वल टू m टू द पावर 1 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। इजंट इट ट्रू? इक्वल टू k तो डायमेंशन लेस है, तो उसको लेके तो चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नाउ f हो गया फोर्स, एंड फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। और क्योंकि इसका पावर a है, तो पावर a मैंने मेंटेन कर दिया। v हमारी क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। और क्योंकि v का पावर b है, तो मैं b मेंटेन कर देता हूं। फाइनली t का पावर, जो t टाइम है क्योंकि, तो t का डायमेंशनल फॉर्मूला t ही रहेगा, और पावर c जो था वैसा का वैसा मैंने मेंटेन कर दिया। परफेक्ट। सो नाउ इंप्लाइज दैट LHS हो गया m टू द पावर 1 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। एंड फाइनली RHS में देखो हमको क्या मिलने वाला है। तो यहां पर है हमारे पास m टू द पावर 1 टू द पावर a, दैट इज m टू द पावर a। नाउ यहां पर आ रहा है l टू द पावर 1 टू द पावर a, दैट इज l टू द पावर a। यहां पर आएगा l टू द पावर b, और यहां पर l है नहीं, तो l टू द पावर a इंटू l टू द पावर b कितना हो जाएगा, l टू द पावर a प्लस b। फाइनली t की बात करते हैं। यहां पर t का पावर हो गया -2a, यहां पर हो गया -b, यहां हो गया c, तो मैं लिख सकता हूं t टू द पावर -2a -b प्लस c। और क्योंकि LHS एंड RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है, तो मैं इनके पावर को भी कंपेयर कर सकता हूं। और अगर मैं पावर को कंपेयर करूं, तो डेफिनेटली m का जो भी पावर RHS का है, वही m का पावर LHS का भी होना चाहिए। सो ऑन कंपेयरिंग, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1। a प्लस बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली b की वैल्यू -a होगी, तो ये -1 आ जाएगा। एंड फाइनली -2a -b प्लस c की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। तो हमने a की वैल्यू 1 ऑब्टेन की हुई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 माइनस b की वैल्यू -1 है प्लस c इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट -2 प्लस 1 इज -1, तो c की वैल्यू हो जाएगी +1। तो हमको a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू मिल चुकी है। और फाइनली जो मेरा m का एक्सप्रेशन है वो ये है, और इस एक्सप्रेशन की मदद से फाइनली मैं m की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, सो m विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ f टू द पावर a। सो a की वैल्यू 1 हो गई। नाउ v टू द पावर b, b की वैल्यू आ गई -1, एंड t टू द पावर c जिसकी वैल्यू आ गई 1। सो फाइनली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा f टू द पावर 1 v टू द पावर -1 t टू द पावर 1। k को लेकर के हमें कोई जानकारी नहीं है, सो इस क्वेश्चन के लिए हम k की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। तो फाइनली आंसर अब चेक कर लीजिए। तो फाइनली अगर मैं बात करूं, तो आंसर क्या हो जाएगा, f टू द पावर 1 v टू द पावर -1 एंड t टू द पावर 1। ऑप्शन 4 एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT 2015 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर chosen as the fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension is। अभी जो सवाल अपन ने सॉल्व किया,
एग्जैक्टली सेम वे में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एग्जैक्टली सेम वे में, कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप बिल्कुल इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर भी हिंट दे देता हूं, आपको वही डायमेंशन की मदद से अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो यहां पर हमको सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो चलिए सरफेस टेंशन के लिए मैं सिंबल यूज करता हूं एस। तो लिखते हैं एस डिपेंड्स ऑन ई टू द पावर ए, S depends on V to the power B and S depends on T to the power C. On combining क्या लिख सकते हैं, S will be depending on E to the power A, V to the power B, T to the power C. Finally, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैं एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो फाइनली मुझे मिलेगा E टू द पावर A, V टू द पावर B, T टू द पावर C. एंड अगेन यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करूं, तो क्योंकि LHS एंड RHS के बीच में इक्वल साइन है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों का टाइप, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। अलग अलग नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को मैं इक्वेट नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता। सो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K इंटू E टू द पावर A, V टू द पावर B, T टू द पावर C। नाउ अब S होगी हमारी क्या, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, ये होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 अपॉन लेंथ कर दूंगा तो मुझको सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। l टू द पावर 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल भी हो गए, इक्वल टू के डायमेंशन लेस है, ये है हमारी कौन, एनर्जी। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2 का पावर a है तो a रहने दिया गया। v हमारी वेलोसिटी है जिसको मैं लिख सकता हूँ l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, पावर b है तो b रहने दिया गया। t हमारा टाइम है, टाइम का t टू द पावर 1 ही रहेगा, उसका पावर c है तो c लिख दिया। और ये अब हमारा RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो फाइनली मुझे LHS में क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर -2 मस्ट बी इक्वल टू। सो नाउ अब यहां पर मेरे पास है m टू द पावर 1 टू द पावर a, जिसको मैं लिख सकता हूं m टू द पावर a इंटू l टू द पावर 2a इंटू l टू द पावर b हो जाएगा l टू द पावर 2a प्लस b। एंड फाइनली टाइम की बारी है, t का पावर -2a इंटू टी का पावर -b इंटू टी का पावर c कितना हो जाएगा, t टू द पावर -2a -b प्लस c। और फाइनली हमको इस तरह से RHS का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका है। अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले भी क्योंकि इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं लिख सकता हूं a की वैल्यू होनी चाहिए 1, 2a प्लस b की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, तो b की वैल्यू फाइनली 0 -2 हो जाएगी। एंड अगेन -2 b प्लस c की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर -2 होनी चाहिए। सो फाइनली a की जगह मैं पुट करता हूँ 1 तो ये जाएगा -2, b की जगह मैं पुट करता हूँ -2, सो माइनस इंटू -2 बिकम्स +2 प्लस c इक्वल्स टू -2, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गए तो फाइनली c की वैल्यू हमारी -2 ही बचती है। सो फाइनली इस एक्सप्रेशन की मदद से मैं सरफेस टेंशन को लिख सकता हूं। तो सरफेस टेंशन फाइनली क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू k टाइम्स, तो k की वैल्यू की कोई जानकारी नहीं है। सो फॉर दिस क्वेश्चन लेट अस से k इक्वल्स टू 1, तो e का पावर a, तो e का पावर a मतलब 1, v का पावर b, b का मतलब कितना हो गया यहाँ पर -2 एंड t का पावर c दैट इज अगेन -2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इसमें e टू द पावर 1, v टू द पावर -2, t टू द पावर -2, ऑप्शन 4 एकदम सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये मेरे द्वारा समझाया गया सॉल्यूशन काफी यूजफुल होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है री AIPMT 2015 से बिलोंग करता हुआ। 2015 में AIPMT 2 बार हुआ था, तो जो रिपीट हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू a tube is expressed as mu to the power x into rho to the power y into r to the power z, where mu, rho and r are
coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then the values of x, y and z are given by. again सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया. आपको क्या करना होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी को आपको कन्वर्ट करना होगा म्यू रो एंड आर के टर्म्स में, और तब आपको देखना पड़ेगा म्यू रो एंड आर का जो पावर एक्स वाई जेड यहाँ पर गिवन है वो कितना आ रहा है, और उससे आपको आंसर मिल जाएगा. तो अगेन आपको डायमेंशन के ही एप्लीकेशंस की यहाँ मदद लेनी पड़ेगी, जिससे हम अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं. अगेन द सेम क्वेश्चन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी एक वेलोसिटी ही है, तो यहाँ पर बोला है कि v को हम क्या लिख पा रहे हैं और v क्रिटिकल को हम क्या लिख पा रहे हैं, म्यू टू द पावर x, रो टू द पावर y एंड r टू द पावर z. सो नाउ क्योंकि यहाँ पर भी एक इक्वल साइन है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला LHS का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला RHS का भी होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को हम इक्वेट नहीं कर सकते. अगर LHS वेलोसिटी है तो RHS को भी वेलोसिटी होना चाहिए. उस हिसाब से मैं लिख सकता हूं कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो जाएंगे. तो v क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L टू द पावर 1 T टू द पावर -1 विच मस्ट बी इक्वल टू. नाउ म्यू यहाँ पर हमें क्या गिवन है, म्यू हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को ऑब्टेन करना होगा. तो अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आपको डिराइव कर लेना चाहिए. तो डिराइव करने के लिए आपके पास कई सारे फॉर्मूले हैं. आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को भी यूज कर सकते हैं, स्टोक्स लॉ को भी यूज कर सकते हैं. आप किसी भी फॉर्मूले की मदद से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तक पहुंच सकते हैं. तो देखिए मैं एक काम करता हूं, स्टोक्स लॉ की मदद लेता हूं. एच पर स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स F होता है 6 पाई ईटा आर वी. तब इस फॉर्मूले से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कितनी हो जाएगी. यहां पर एक काम किया गया है कि यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसके लिए सिंबल म्यू लिया गया है, तो मैं भी यहां पर म्यू ही ले लेता हूं. हम भी म्यू सिंबल को ही यूज कर लेते हैं, है ना. सो म्यू आर वी. सो फाइनली म्यू की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन 6 पाई आर वी. जनरली हम ईटा की मदद से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को शो करते हैं, बट सवाल में हमको म्यू लेने को कहा गया है तो मैं म्यू ले लेता हूं. सो नाउ तो जो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला म्यू का होगा वो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F अपॉन 6 पाई आर वी. तो 6 पाई तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. F का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 T टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय r. हमारे स्फेरिकल बॉडी की रेडियस होती है, तो रेडियस क्योंकि एक लेंथ है तो ये L टू द पावर 1 हो गया, और v वेलोसिटी होती है जो कि L टू द पावर 1 T टू द पावर -1 हो गई. तो एक L टू द पावर 1 तो कैंसिल हो गया. सो फाइनली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मिल रहा है m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 T टू द पावर -2 + 1 हो जाएगा T टू द पावर -1. तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपके लिए अलग से ऑब्टेन कर दिया, जिसकी मुझे यहाँ पर मदद लेनी है. तो म्यू की जगह मैं कितना पुट कर दूं, m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 T टू द पावर -1. इसका पावर क्योंकि x लेने को बोला गया तो x ले लो. नाउ रो होती है डेंसिटी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा m टू द पावर 1 L टू द पावर -3. इसका पावर y ले लेते हैं. एंड r हमें गिवन थी क्या, r हमें गिवन थी रेडियस ऑफ द ट्यूब. तो रेडियस एक लेंथ है, तो ये जाएगा लेंथ का पावर 1 का पावर z दिया है तो मैं z ले लेता हूँ. सो फाइनली से मैं क्या लिख सकता हूँ, m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 T टू द पावर -1. यहाँ पर मैंने m टू द पावर 0 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कंपेयर करना था मुझे. सो फाइनली अब RHS में देखते हैं. तो यहाँ पर मेरे पास मिल रहा है m टू द पावर 1 टू द पावर x m टू द पावर x, ये हो गया m टू द पावर y. तो m टू द पावर क्या हो जाएगा, ये x प्लस y. अब बात करते हैं लेंथ की. सो लेंथ का पावर -x, लेंथ का पावर -3y, लेंथ का पावर z. तो फाइनली अगर मैं ऐड करूं पावर को तो हो जाएगा -x -3y प्लस z. परफेक्ट. एंड t की बात करूं तो t का पावर यहां पर हो गया -x, खाली इतना आ रहा है ना, यहां पर कहीं पे भी टाइम का जिक्र नहीं है. तो ये हमारा RHS का एक्सप्रेशन बन चुका है. सो फाइनली अब अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए सबके पावर को आपको इक्वल कर देना है, m के पावर को इक्वल करना है, l के पावर को इक्वल करना है, t के पावर को इक्वल करना है. तो t के पावर को अगर मैं पहले इक्वल करूं क्योंकि इसको निकालना सबसे आसान होगा, तो -x की वैल्यू -1 है, -x की वैल्यू -1 है. सो फाइनली x की वैल्यू कितनी आने वाली है, +1 आने वाली है. तो या तो ऑप्शन 1 करेक्ट है या तो 2 करेक्ट है. ये बात तो क्लियर हो गई.
अब हम क्या करते हैं, चलिए x प्लस वाई का जो डायमेंशनल x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई की वैल्यू डेफिनेटली मिलके कितनी होनी चाहिए, 0। और क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी -x, दैट इज -1। तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए मैं z की वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूं। तो z के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, -x - 3y प्लस z शुड बी डेफिनेटली इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1। तो इंप्लाइज दैट अब x की जगह में अगर मैं पुट करूंगा 1 तो ये हो जाएगा -1, माइनस y की जगह में अगर मैं -1 पुट करूंगा तो -3 इंटू -1 विल बिकम +3 प्लस z इक्वल्स टू 1। सो फाइनली आप देख सकते हैं z की वैल्यू कितने आने वाली है। सो -1 + 3 इज +2 एंड +2 RHS में जाकर के -2 होगा एंड 1 - 2 इज -1। सो z की वैल्यू फाइनली मेरी -1 आ रही है और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन है प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c and gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combinations of these have the dimension of length? Again, उसी तरह का क्वेश्चन जिस तरह का क्वेश्चन अभी हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम वे में हमको इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करना है। हमें कहा गया है कि प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मदद से हमको लेंथ को लिखना है। Which of the following combinations of these has the dimension of length? मतलब हमको लेंथ को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ h, c एंड g। एक्चुअल में जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हम तो जानते हैं, बट बोला है कि इन अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट को, स्पीड ऑफ लाइट को एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज लें, अगर फंडामेंटल कांस्टेंट लें, तब उस केस में लेंथ को किस वे में लिखा जाएगा। तो डेफिनेटली आपको लेंथ को कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ h, c एंड g। अगेन सेम वे में लेट अस से हम कह सकते हैं क्या, दैट लेंथ डिपेंड्स ऑन h टू द पावर a, लेंथ डिपेंड्स ऑन c टू द पावर b एंड लेंथ डिपेंड्स ऑन g टू द पावर। अब मैं d ले लेता हूं, रीजन क्या है, c ऑलरेडी हम स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहां पर मैं पावर c ना लेकर के d ले लिया हूं और मुझे a b d की वैल्यूज निकालनी है। तो इन तीनों को कंबाइन कर लीजिए। सो l प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर a, c टू द पावर b, g टू द पावर d। अब कांस्टेंट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं RHS के साथ तो प्रोपोर्शनल साइन को मैं इक्वल साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं और यहाँ पर जो कांस्टेंट k है अगेन अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इनटू h टू द पावर a, c टू द पावर b, g टू द पावर d। अब क्योंकि यहां पर भी कंपैरिजन है, सो अगेन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या कारण है, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज को ही इक्वेट किया जा सकता है, आप डिफरेंट क्वांटिटीज को इक्वेट नहीं कर सकते। आप मास के साथ लेंथ को, टेम्परेचर के साथ करंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेलोसिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो अगर LHS लेंथ है तो RHS को भी लेंथ होना चाहिए और इसीलिए अगर LHS के पास लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है तो RHS के पास भी लेंथ का ही डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं LHS के लिए l टू द पावर 1 और मैं लिखना चाहूं तो m टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0 भी लिख देता हूं, विच मस्ट बी इक्वल टू के डायमेंशन लेस है। अब h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप निकाल लो। अब निकालोगे कैसे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, एनर्जी होती है फोटोन की h न्यू। हम जानते हैं फ्रॉम द डुअल नेचर ऑफ मैटर कि लाइट का वेव नेचर के साथ साथ उसका एक पार्टिकल नेचर भी है एंड लाइट के पार्टिकल नेचर को हम फोटोन कहते हैं और हर फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, जहां पर न्यू होती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 टाइम पीरियड होती है। सो फाइनली h को मैं क्या लिख सकता हूं, h को मैं लिख सकता हूं एनर्जी इनटू टाइम पीरियड t।
प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एनर्जी एंड टाइम के प्रोडक्ट के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। आपको ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए। थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख देते हैं अपन। सो फाइनली h बाई टी लिख दूंगा, न्यू को मैंने लिख दिया 1/t, एंड फाइनली h को लिख सकता हूं एनर्जी इनटू टाइम और टाइम पीरियड। सो फाइनली h के लिए मैं क्या लिखूं, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻1 L⁻2 T⁻⁻2 होता है, और इस टाइम के प्रोडक्ट के कारण एक t का पावर 1 और आएगा, मैं यहाँ लिख दिया हूं, और इसका पावर कितना लेना है, मुझे पावर लेना है a, तो पावर a ले लिया। कांस्टेंट के डायमेंशन ले से रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, न लें तो भी चलेगा क्योंकि उसका तो कोई डायमेंशन है नहीं। सो नाउ अब बचा c क्या है, हमारी स्पीड है। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला L⁻1 T⁻−1, एंड पावर कितना लेना है मुझे b। फाइनली g हो गया मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फॉर्मूला हम ऑब्टेन करते हैं उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हम जानते क्या है कि दो मासिव पार्टिकल के बीच में रहने वाला फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन r²। तो इस फॉर्मूले से g का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, F(r²) अपॉन m1m2। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप g का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। जो g का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो F(r²) अपॉन m1m2 के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। तो नाउ f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, तो फोर्स हो गया f है ना, तो m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2। नाउ r हमारे दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी होती है, दूरी मीन्स लेंथ है, तो r² का डायमेंशनल फॉर्मूला L⁻2 हो गया डिवाइडेड बाय m1 m2 दोनों मासेस हैं पार्टिकल के, तो m² हो जाएगा। और इसका पावर कितना लेना है मुझे, इसका पावर मुझे लेना है d, तो यहाँ पर मैं d ले लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने LHS एंड RHS के डायमेंशनल फॉर्मूले को लिख दिया है। फाइनली आप देखिए implies that m⁻0 L⁻1 T⁻0 इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है m⁻a, यहाँ पर मिलने वाला है m⁻1/m⁻2 दैट इज m⁻−1 का पावर d हो जाएगा m का पावर -d। सो m का पावर a इंटू m का पावर -d हो जाएगा m का पावर a-d। अब बात करते हैं लेंथ की, तो यहाँ पर है मेरे पास लेंथ का पावर 2a, यहाँ पर लेंथ का पावर b, और यहाँ पर लेंथ का पावर 3 का पावर d दैट इज L⁻3d। तो अगर मैं सारे पावर को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, L⁻2a प्लस b प्लस 3d। अब बात करते हैं टाइम का, तो यहाँ पर T⁻−2 है, यहाँ पर T⁻1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा T⁻−1, उसका पावर हो गया a दैट इज T⁻−a, यहाँ पर t का पावर है -b, यहाँ पर t का पावर है -2d। तो फाइनली क्या मिलेगा, t का पावर मिलेगा मुझे -a -b -2d। और इस तरह से मैंने LHS एंड RHS के डायमेंशनल फॉर्मूले को फाइनली लिख दिया है ना। अब क्योंकि LHS एंड RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो डेफिनेटली m, l एंड t के रेस्पेक्टिव पावर्स को भी सेम होना चाहिए, और उस हिसाब से मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, मैं कह सकता हूं a - d की वैल्यू डेफिनेटली किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। और क्या कह सकते हैं, 2a प्लस b प्लस 3d की वैल्यू डेफिनेटली 1 के बराबर हो जाएगी, एंड t का पावर -a -b -2d की वैल्यू फाइनली हो जाएगी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो एक काम करते हैं हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं, और इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो इस तरह से मुझे 3 इक्वेशंस मिल गई हैं, और क्योंकि मेरे पास वेरिएबल भी 3 हैं, तो 3 इक्वेशंस की मदद से मैं 3 वेरिएबल a, b एंड d निकाल सकता हूं, और जो भी वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं तो मुझको फाइनली l का एक्सप्रेशन मिल जाने वाला है। अब सवाल ये है कि हम इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कैसे, तो आप सब्सटीट्यूट करें, एलिमिनेट करें, आप कोई भी मेथड यूज करें, आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2 वेरिएबल है, इक्वेशन 2 एंड 3 में टोटल कितने वेरिएबल हैं, टोटल देखा जाए तो 3 वेरिएबल्स हैं। तो इन 2 इक्वेशंस को यूज करके, 2 एंड 3 को यूज करके एक काम करता हूं,
मैं बी को एलिमिनेट कर देता हूं, बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स बी को मैं एलिमिनेट कर देता हूं। एलिमिनेट करने से इन दोनों की मदद से मुझे एक इक्वेशन और मिल जाएगी जो रिलेट करेगी ए एंड डी को, एंड ए और डी को रिलेट करने वाली ऑलरेडी एक इक्वेशन मेरे पास है। तो इस तरीके से मेरे पास दो इक्वेशंस होंगी विथ टू वेरिएबल्स, फिर उनकी मदद से मैं ए एंड डी को ऑब्टेन करूंगा, और ए एंड डी को ऑब्टेन करने के बाद फिर मैं इनकी वैल्यूज की मदद से 2 या 3 की इक्वेशन यूज करते हुए, 2 या 3 इक्वेशंस को यूज करते हुए मैं बी की वैल्यू को भी निकाल सकता हूं। तो फाइनली काम करते हैं, अपन इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर देते हैं। 2 एंड 3 को अगर मैं ऐड करूं, तो 2 एंड 3 को अगर मैं ऐड करूं, तो इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करने से देखो हमें क्या मिलने वाला है। तो अगर मैं ऐड करूं तो प्लस बी माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बी को एलिमिनेट करना था, और क्योंकि इक्वेशन 2 में बी के साथ प्लस साइन और इक्वेशन 3 में बी के साथ माइनस साइन था, तो ऐड करने से प्लस बी माइनस बी एलिमिनेट हो गए। अब मुझे मिलेगा 2a माइनस ए दैट इक्वल्स टू ए, और यहां पर मिलेगा मुझे प्लस 3d माइनस 2d इक्वल्स टू प्लस डी। तो यहां पर a प्लस डी की वैल्यू फाइनली मुझे मिल गई 1, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 में दो वेरिएबल्स हैं a एंड d, और इनकी मदद से मैं a एंड d को पहले निकाल लेता हूं। तो a माइनस डी 0 है और a प्लस डी कितना है, 1 है। तो अगले पेज में चलते हैं। सो a माइनस डी की वैल्यू आ रही है 0, a प्लस डी की वैल्यू आ रही है 1। ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये मेरी इक्वेशन 4 है। दोनों को ऐड करो तो माइनस डी प्लस डी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a की वैल्यू 1 आएगी, तो फाइनली a की वैल्यू आ गई 1/2। इक्वेशन नंबर 1 से a माइनस डी की वैल्यू 0 है, इंप्लाइज दैट d की वैल्यू भी a के बराबर ही होगी। सो फाइनली d की वैल्यू भी आ गई 1/2। अब या तो आप इक्वेशन नंबर 2 की मदद लो या तो 3 की मदद लो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन की मदद से आप डेफिनेटली b को निकाल सकते हो। चलो मैं इक्वेशन नंबर 2 की ही मदद ले लेता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है 2a प्लस बी प्लस 3d इक्वल्स टू 1। ठीक, इसकी मदद ले लेते हैं। तो है 2a प्लस बी प्लस 3d इक्वल टू 1। सो फाइनली a की वैल्यू आई 1/2, सो 2 इंटू 1/2 बिकम्स 1, प्लस b निकालना चाहता हूं, d की वैल्यू भी 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 1, प्लस 1 LHS एंड RHS से कैंसिल हो गए, तो b की फाइनल वैल्यू आ गई -3/2। तो मुझे a भी मालूम है, b भी मालूम है, d भी मालूम है, तीनों मालूम है। सो फाइनली हम आंसर तक पहुंच गए। तो फाइनली मेरा लेंथ का एक्सप्रेशन हो जाएगा, लेंथ का एक्सप्रेशन हो जाएगा L इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ, क्या था हमारा, देखिए आप एक बार फिर से, H का पावर A, C का पावर B, G का पावर D, H का पावर A, C का पावर B, G का पावर D। तो फाइनली K को लिखने की जरूरत नहीं है, K की वैल्यू को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो फाइनली H का पावर A, और A की वैल्यू थी 1/2, C का पावर B की वैल्यू आई है -3/2, एंड G की वैल्यू D है, G का पावर D है और D की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो फाइनली पावर हाफ का मतलब रूट होता है, तो इसको मैं रूट HG लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय C टू द पावर -3/2 को मैं 1/C टू द पावर 3/2 लिख सकता हूं, तो इस C का पावर 3/2 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तो देख लेते हैं, रूट HG अपॉन C टू द पावर 3/2, रूट HG अपॉन C टू द पावर 3/2। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। डेफिनेटली क्वेश्चन हल्का लेंदी था, बट इसी तरह से सवाल को सॉल्व किया जाना था। एक तरीका और होता है, बट उस तरीके से मैं थोड़ा सजेस्ट नहीं करूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। आप क्या कर सकते हो, इन चारों के चारों एक्सप्रेशंस में आप H, C एंड G के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करो, जिसमें आपको लेंथ का पावर 1 मिल जाए, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन उसमें बात क्या है कि मान लो ऑप्शन 1 से आपने शुरुआत की, ऑप्शन 1 में आपने H, C एंड G के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट किया, आपको अगर लेंथ का पावर 1 मिल गया तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो आप 1, 2, 3, 4 होते होते मान लो 4th ऑप्शन करेक्ट है, तो आप काफी समय उस तरह से भी बर्बाद कर चुके होंगे। बट ये भी एक तरीका है कि आप चारों के चारों ऑप्शंस में H, C एंड B के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करो और देखो किसमें आपको लेंथ का डायमेंशन मिल रहा है, वो भी करेक्ट आंसर होगा। आप उस तरह से भी जा सकते हैं। मैंने ये मेथड फॉलो किया, आप रिवर्स मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी इच्छा वाली बात है। ठीक,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2017 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज C is velocity of light, G is universal constant of gravitation and E is charge. Again वही क्वेश्चन है जिस तरह का सवाल अभी हमने सॉल्व किया। आप देख सकते हैं कि डायमेंशन का जो ये एप्लीकेशन है जिसमें हम अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन आप देखिए हर साल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए कि आपको ये मेथड बिल्कुल आ जाना चाहिए। सेम वे में आपको अगेन इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। देखिए बहुत इजी रहेगा, आपको देखना है कि इनमें से किस पर्टिकुलर केस में आपको डायमेंशन ऑफ लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पर दो मेथड है, या तो आप डायमेंशन की उसी मेथड को यूज करके आप एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करें, या फिर आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पर हर ऑप्शन में सी जी एंड स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करके देखें किसमें आपको लेंथ मिलने वाला है। आपको उस वे में भी आंसर मिल जाएगा। तो काम करते हैं, अब तक क्योंकि मैंने आपको डायमेंशन के एप्लीकेशन को सिखाया कई सवालों में, तो यहां पर अपन रिवर्स मेथड को यूज करते हैं। अपन क्या करते हैं, चारों ऑप्शंस में सी जी एंड स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस को पुट करते हैं और देखते हैं किसमें हमको लेंथ मिलने वाला है। और इस तरह से इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक नया मेथड की बात हो जाएगी और कोई खास बात नहीं है। तो नाउ सी मेरा क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1। ये बात एकदम परफेक्ट है। नाउ जी मेरा क्या है, जी मेरा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी जस्ट हमने ऑब्टेन किया था, m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। अब बात करते हैं ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं आपको बता दूं, जैसा आप जानते भी हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बिटवीन टू चार्जेस वो होती है F इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हम जानते हैं कुलम्स लॉ से इस फॉर्मूले को। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देन इट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू फोर्स इनटू आर स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूले को अगर आपको ऑब्टेन करना है तो डेफिनेटली ये एफ इंटू आर स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। सो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। एफ का हम जानते हैं m का पावर 1, l का पावर भी 1 होता है, बट यहाँ पर r डिस्टेंस होती है। तो f के एक्सप्रेशन में l का पावर 1 है एंड r के लिए लेंथ का पावर 2 बनेगा। तो l का पावर 1 l का पावर 2 हो जाएगा, l का पावर 3 एंड t का पावर -2 अपनी जगह पर रहने दो। तो ये फाइनली हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो गया। तो फाइनली आपको इन चारों ऑप्शंस में सी जी एंड स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करना है और देखना किसमें आपको लेंथ मिलने वाला है ना। तो फाइनली अपन चेक करते हैं पहले ऑप्शन 1 को। तो सी स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -2। नाउ जी का पावर हाफ है, तो फाइनली यहां पर भी पावर को मुझे हाफ कर देना चाहिए सारे के। तो ये हो जाएगा m टू द पावर -1/2, l का पावर 3/2, t का पावर -2/2, दैट इज t का पावर -1 होगा। एंड फाइनली स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी पावर हाफ है। तो फाइनली यहां पर अगर मैं और अगर कंटिन्यू करूं तो ये हो जाएगा m का पावर 1/2, l का पावर 3/2 एंड t का पावर -2/2 विल बिकम -1। ठीक है, तो अब चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ लेंथ मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पर m का पावर एंड t का पावर 0 आना चाहिए। तो देखिए m का पावर 0 आ रहा है क्या, यहाँ पर m का पावर -½ है, यहाँ पर m का पावर +½ है। तो ये तो कैंसिल हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब टाइम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर t का पावर -2 है, यहाँ पर t का पावर -1 है, यहाँ पर भी t का पावर -1 है। तो t का पावर कितना मिलने वाला मुझे, -4। और क्योंकि यहां पर सिर्फ लेंथ का डायमेंशन आना चाहिए था, इसके लिए ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं हो सकता, तो इसकी बात ही करनी बेकार है ना। तो इस तरह से आपको ऑप्शन 2 को भी चूज कर लेना चाहिए, सिलेक्ट करके आपको उसको भी चेक कर लेना चाहिए। अब ऑप्शन 2 की बारी है। तो अगेन 1/c² है। तो आप इस मेथड के थ्रू आप हर ऑप्शन में क्या करें, वैल्यूज को पुट करते जाएं। मैं आपको फाइनली, क्योंकि आंसर ऑप्शन 4th है, तो 4th में मैं आपको वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप 2 और 3 खुद चेक करिएगा, 4th में चेक करके दिखाता हूं आपको, है ना। ये भी एक मेथड रहा आपका। तो 4th में 1/c², तो डेफिनेटली c का l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 है,
तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1/L² t टू द पावर -2 आ जाएगा, इनटू g का पावर हाफ। तो g का पावर हाफ मतलब यहां पर m का पावर -1/2, l का पावर 3/2, t का पावर -1 आ जाएगा, इनटू अब बात करते हैं E²/4πε0 का पावर हाफ। तो अगेन मुझको इसका पावर हाफ करना होगा, दैट इज m टू द पावर 1/2, l का पावर 3/2, t का पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली देख लेते हैं। तो यहां पर m टू द पावर -हाफ, m टू द पावर हाफ कितना हो जाएगा, m टू द पावर 0। एक बात तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं t का पावर क्या बनता है। तो यहां पर अब देखिए t टू द पावर -1 इंटू टी टू द पावर -1 हो जाएगा t टू द पावर -2 न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में यहां पर t टू द पावर -2 है। तो न्यूमरेटर का t टू द पावर -2 एंड डिनोमिनेटर का t टू द पावर -2 कैंसिल होकर के हो जाएगा t टू द पावर 0। खाली लेंथ देखो यहाँ बचने वाला है। तो न्यूमरेटर में है मेरे पास l टू द पावर 3/2 और यहाँ पर भी l टू द पावर 3/2, तो ये हो जाएगा l टू द पावर 6/2, दैट इज l टू द पावर 3, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास l² है, तो l³ विल बिकम l। तो फाइनली मुझे l का पावर 1 मिला, और इसीलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। तो ये मेथड थोड़ा लेंदी हो सकता है आपके लिए। अगर आपका पहला या दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट होता तो आपको 3 एंड 4 को चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो आपको सबको यूज करने के लिए आपको समय डेफिनेटली यहाँ पर देना पड़ता है। तो आपकी चॉइस है, आप किस मेथड के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं। या तो आप ऑप्शंस में गिवन क्वांटिटीज के डायमेंशन को पुट करते हुए देखिए कि आपको जो क्वांटिटीज के बारे में पूछा गया है उसका डायमेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर आप डायमेंशन की मदद लेकर के उसके मेथड के थ्रू भी आप एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक।